हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब अभी आपका साल खत्म नहीं हुआ, अर्निंग ईयर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की 31 मार्च अभी नहीं आई, आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जिन असेसीज की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा हो जाती है तो उनको 31 मार्च का इंतजार नहीं करना, उनको अपना एडवांस टैक्स पे करना है। एडवांस टैक्स पे करने की 4 किस्तें होती है। सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट ये जो वर्ड है ना एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, अगर ये 10,000 या उससे ज्यादा की हो जाती है आपकी, तो आपको एडवांस टैक्स के प्रोविजंस का पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अपनी पूरे साल की एस्टिमेटेड, सेल्फ एस्टिमेटेड यानी खुद से इनकम निकालनी पड़ेगी कि मैं इस साल में कितना पैसा कहां से कमा सकता हूं। तो उस एस्टिमेटेड इनकम पे आप टैक्स निकालो सरचार्ज और सेस ऐड करके। और अगर वो एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा बन रहा है तो आपको 31 मार्च आने का इंतजार नहीं देखना। आप अपने अकाउंटेंट के पास जाओ, उससे बोलो कि मेरे ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन लग रहे हैं। वैसे तो वो आपको बताएगा, बट फिर भी क्योंकि सेल्फ असेसमेंट है तो आपको करना पड़ेगा। तो वो क्लाइंट आपके पास आएगा कि मेरी इनकम इतनी हो सकती है इस साल, तो फिर आपके अकाउंटेंट आपकी एस्टिमेटेड इनकम पर टैक्स निकालेंगे। अगर वो एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा का बन रहा है तो एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है जी। बट आप एस्टिमेशन 2 चीज का नहीं लगा सकते। एक तो आपका कैपिटल गेन, आपका कैपिटल एसेट वेदर शॉर्ट टर्म वेदर लॉन्ग टर्म बिकेगा या नहीं, ये आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते। तो आप उस इनकम को मतलब कैपिटल गेन को आप तभी एस्टिमेटेड इनकम में इंक्लूड करना जब वो कैपिटल एसेट बिक जाए। दूसरा कैजुअल इनकम, तो कैजुअल इनकम भी आप पता नहीं लगा सकते कि मेरी होगी या नहीं। तो इन दोनों चीजों को आप एस्टिमेटेड इनकम में नहीं लेंगे। तब जब ये इनकम हो जाएगी, जैसे 2 अगस्त को आपका कैपिटल एसेट बिक गया, तो जो कैपिटल गेन 2 अगस्त को हुआ वो कैपिटल गेन एस्टिमेटेड टोटल इनकम में ऐड कर देना और फिर दोबारा से एस्टिमेटेड टैक्स निकालना और दोबारा से सारी किस्तों का पालन करना। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। आइए चलिए एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है? असेसी को हैव टू एस्टिमेट his total taxable income, total taxable income on which, जिस टैक्सेबल इनकम पे ऑन विच टोटल टैक्स लाइबिलिटी हैव टू बी कैलकुलेटेड, वो आपको निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टोटल एस्टिमेटेड, जो हमने ऊपर लिखा, इफ टोटल एस्टिमेटेड, क्योंकि इनकम एस्टिमेटेड है तो उस पर टैक्स भी एस्टिमेटेड है। इफ टोटल एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी is computed rupees 10,000 or more, then assessee यानी कि टैक्स पेयर, then assessee
हैव टू पे इनकम टैक्स, हैव टू पे इनकम टैक्स एज एडवांस। अभी टोटल इनकम निकल के नहीं आई, एक्चुअल इनकम निकल के नहीं आई, फिर भी आपको अपना एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा। और अगर उस एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे जो एस्टिमेटेड टोटल टैक्स बैठ रहा है वो 10,000 या उससे ज्यादा का है, तो असेसी को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एज एडवांस, यानी कि एडवांस टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टिमेटेड इनकम estimated income does not include कैपिटल गेन एस्टिमेशन। भाई पता नहीं कैपिटल एसेट कब बिके। एंड कैजुअल इनकम एस्टिमेशन, एंड कैजुअल इनकम एस्टिमेशन। पता नहीं हमारी लॉटरी कब लगे, तो इसको तो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते ना। और इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दीज इनकम शैल बी इंक्लूड इन एस्टिमेट इनकम when they incurred, यानी when they earned। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कहने का, मैं आपको जरा बताता हूं। कहने का मतलब ये हुआ, जो आपका कैपिटल गेन है और जो आपकी कैजुअल इनकम है उनको आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो एस्टिमेटेड इनकम में मत लेना। बट जब आपका कैपिटल एसेट बिक गया और आपको अगर उस पर गेन हुआ, तो तब उसको आप एस्टिमेटेड टोटल इनकम में इंक्लूड करना। फिर उसके बाद आपको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी दोबारा से निकालनी पड़ेगी। सारी चीज कैसे होगी, क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, सब कराऊंगा, बट अभी जो चल रहा है उसको आप पढ़ते रहे। ठीक है जी। ऐसे ही जब आपकी लॉटरी लग जाए, जब आपकी कैजुअल इनकम हो जाए, तब आपको वो इनकम एस्टिमेटेड इनकम में डालनी है और फिर एस्टिमेटेड टैक्स निकालना है। और अगर वो 10,000 या उससे ज्यादा का है, तो फिर आपको एडवांस टैक्स का पालन करना है। ठीक है जी, बात समझ आती है। दूसरी बात, आपके पास यानी आपके ऊपर पहले ही एडवांस टैक्स के प्रोविजन लग रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग कैपिटल गेन एंड विदाउट कंसीडरिंग कैजुअल इनकम। फिर भी आपका कैपिटल गेन हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर भी एस्टिमेटेड टोटल इनकम दोबारा निकालनी पड़ेगी, उस पे टैक्स दोबारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस टैक्स की जो किस्त है उस पे कितना टैक्स कब देना है, ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पर निर्भर करता है। ठीक है जी, क्या बात है, अभी आगे चलेंगे, बिल्कुल भी रिलैक्स होना है। चलिए अब हम अपने प्रोविजन स्टार्ट कर रहे हैं। लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, टैक्स शैल बी पेबल इन एडवांस। टैक्स आपको एडवांस में देना पड़ेगा ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, जिस भी साल आप इनकम कमा रहे हैं, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 208 से लेकर 219। मतलब एडवांस टैक्स में हमको 208 से लेकर 219 सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन क्या, हम तो छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे और सेक्शन को पूरा करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन असेसीज करंट इनकम, करंट इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा एज एडवांस। वैसे क्या होता है, हम टैक्स देते हैं अगले साल, बट नहीं, आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज द टोटल इनकम ऑफ द असेसी, द टोटल इनकम ऑफ द असेसी which would be chargeable to tax for the assessment year immediately following that financial year। जिस इनकम पे टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर पे, उस पर टैक्स आपको असेसमेंट ईयर पे नहीं बल्कि उसी फाइनेंशियल ईयर में देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2,
अंडर सेक्शन 208 सेक्शन में बताया जाता है कि किन असेसीज को अपना टैक्स एडवांस में देना है। ऑब्लिगेशन टू पे एडवांस टैक्स अराइजेस इन एवरी केस वेयर द एडवांस टैक्स पेबल यानी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी वेयर द एडवांस टैक्स पेबल इज ₹10,000 और मोर। आप असेसी अपना सेल्फ असेसमेंट करेगा, देखेगा कि मैं इस साल में कितना कितना पैसा कमा सकता हूं, बट जो एस्टिमेशन करेगा उसमें कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज यानी कैजुअल इनकम को नहीं लेना और उस पर टैक्स निकालेगा। तो अगर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा की बैठ रही है तो एडवांस टैक्स का प्रोविजन लग जाएगा। नोट, एन असेसी who is liable to pay advance tax of less than ₹10,000 will not be pay interest under section 234 and 234C for default in payment of advance tax। मतलब क्या हुआ है? मतलब कोई असेसी वॉलंटरी खुद से एडवांस टैक्स के प्रोविजन को फॉलो करना चाहता है, उसकी लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा की नहीं है, 10,000 से कम की है, तो सरकार ने कहा ठीक है भाई दे दे एडवांस में टैक्स, हमें तो पैसा चाहिए। तो अगर कोई असेसी अपने मन से एडवांस टैक्स पे करना चाहता है जिसकी लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा की नहीं है और ना 10,000 है यानी 10,000 से कम है और वो कोई डिफॉल्ट कर देता है तो उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा 234B एंड 234C में। सर इसका मतलब क्या होता है? 234C ये कहता है एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट होती है। अगर आपने उन इंस्टॉलमेंट पर बताया गया एडवांस टैक्स पे नहीं करा तो आपके ऊपर ब्याज लगता है। तो ये ब्याज इन पर नहीं लगेगा क्योंकि ये अपने मन से टैक्स दे रहे हैं ऑन एडवांस बेसिस। 234B क्या कहता है? अगर आपने 31 मार्च तक सारा एडवांस टैक्स पे नहीं करा तो 1 अप्रैल से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा टिल द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये भी इनके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि ये अपने मन से एडवांस टैक्स दे रहे हैं और इनकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम है। अगर ये अपने मन से दे रहे हैं और लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा की है या 10,000 है तो फिर इनके ऊपर एडवांस टैक्स के सारे प्रोविजन लग जाएंगे और इन दोनों पर यानी 234B और 234C पर इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा। However, the consequence under section 234A regarding interest for belated filing of return would be attracted। जो ये असेसी है ना वॉलंटरी वाले, ये 234A के इंटरेस्ट से नहीं बचेंगे। सर 234A में कौन सा इंटरेस्ट आता है? अगर आपने अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करी, जो सबसे पहली तारीख आती है ओरिजिनल रिटर्न 139 सबसेक्शन 1 में जो डेट आती है, अगर उस पे आपने अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करी और आपका कोई टैक्स बन रहा है तो फिर आपको 1% पर मंथ के ब्याज पर टैक्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये असेसी इससे नहीं बचेंगे क्योंकि ये आपका एडवांस टैक्स के प्रोविजन में नहीं आता। ये आपका कब आता है? अगर आपने अपने रिटर्न को लेट फाइल करा। आगे चलते हैं। लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स में पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि जो सीनियर सिटीजन है 60 साल या उससे ज्यादा के और उन सीनियर सिटीजन की कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है तो उन सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स के प्रोविजन का पालन नहीं करना, चाहे इनकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है और इनका कोई भी व्यापार नहीं है। तो जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन है एंड क्या बोला मैंने? एंड इनका कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी प्रोफेशन नहीं है, अदर इनकम कोई भी है, तो इनके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन हु हैव ओनली पैसिव सोर्स ऑफ इनकम लाइक इंटरेस्ट, रेंट एटसेट्रा, then the requirement of payment of advance tax not be applicable. Therefore,
in order to reduce, therefore, in order to reduce the compliance burden on such senior citizen, exemption from payment of advance tax has been provided to a resident individual जो 60 साल या उससे ज़्यादा का है एंड जिसकी कोई भी इनकम नहीं है पीजीबीपी में, ना तो कोई बिजनेस है ना कोई प्रोफेशन है, नॉट हैविंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड ऑफ द एज ऑफ 60 years और मोर एंड शुड बी रेजिडेंट। ये भी प्लस कर लो, शुड बी रेजिडेंट। ठीक है जी, तो इतनी बात याद रखना, बस यही एक एग्जम्पशन है जिस पर एडवांस टैक्स नहीं लगता जो सीनियर सिटीजन है और जिनकी कोई भी बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम नहीं है। आगे चलते हैं भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस टैक्स से अगर क्वेश्चन आया तो इस पर भी आ सकता है और नॉर्मल लाइफ में यानी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके बहुत काम आएगा। जब कोई बड़ा क्लाइंट आएगा, मतलब जो कोई ज़्यादा एज का क्लाइंट आएगा, तो आप उसको समझा पाओगे कि आपको एडवांस टैक्स का प्रोविजन नहीं मानना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, ये एडवांस टैक्स निकलता कैसे है? वैसे तो मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, ये देखिए, इस वाली टेबल पर जब हम आएंगे तो देखेंगे कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपको कैसे निकालनी है। बट फिर भी अभी हम थ्योरी की बातों को देखते हैं। क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट, एन असेसी हैज टू एस्टिमेट हिज करंट इनकम एंड पे एडवांस टैक्स देयर ओन। एक असेसी को, एक करदाता को, एक टैक्स पेयर को अपनी करंट इनकम का एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा एज एडवांस। ही नीड नॉट टू सबमिट एनी एस्टिमेट और स्टेटमेंट ऑफ इनकम टू द असेसिंग ऑफिसर एक्सेप्ट वेयर ही हैज बीन सर्व विद नोटिस बाय द असेसिंग ऑफिसर। आप एस्टिमेटेड इनकम अपने घर पर निकालो, उस पर एस्टिमेटेड टैक्स निकालो, सरकार को पे कर दो। आपको कोई भी कागजात सरकार को देने की जरूरत नहीं है। बट अगर असेसिंग ऑफिसर की चिट्ठी आती है कि जरा जो आपने अपना एस्टिमेशन निकाला उसकी एक कॉपी भेजो, तो फिर तो भेजनी पड़ेगी ना। तो ये बात यहां पर लिखी गई है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है जी, वेयर एन ऑब्लिगेशन टू पे एडवांस टैक्स हैज अराइजन। अगर एडवांस टैक्स की लंका आपके ऊपर लग गई तो क्या होगा, देन द असेसी शैल हिमसेल्फ, खुद से कंप्यूट द एडवांस टैक्स पेबल ऑन हिज करंट इनकम एट द रेट इन फोर्स। जो भी रेट लग रहे हैं ना आपके ऊपर, उसी वक्त उस रेट से इनकम निकालो, उस रेट से टैक्स निकालो और एडवांस टैक्स पे कर दो इन द फाइनेंशियल ईयर and deposit the same whether or not he has been earlier assessed to tax or not। आपने पिछले साल रिटर्न भरी या ना भरी, टैक्स भरा या ना भरा, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस साल की बात करो, इस साल अगर आपकी एस्टिमेटेड इनकम पर एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा का है तो चुप करके एडवांस टैक्स पे कर दो। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, in the case of a person who has been already assessed by way of regular assessment in respect of the total income of any previous year, then the assessing officer, if he is of the opinion that such person is liable to pay advance tax, then असेसिंग ऑफिसर में सर्व एन ऑर्डर, एक चिट्ठी भेजेंगे। कौन से सेक्शन में चिट्ठी आएगी, 210 सबसेक्शन 3 में चिट्ठी आएगी, रिक्वायरिंग द असेसी टू पे एडवांस टैक्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ आप तो अपनी दुकान पे बैठे थे, आप तो अपने घर पे बैठे थे, असेसिंग ऑफिसर ने आपका असेसमेंट कर दिया ऑन रेगुलर बेसिस। असेसिंग ऑफिसर खाली बैठे थे, उन्होंने सोचा
चलो इस पैन कार्ड नंबर का आज असेसमेंट करते हैं कि इसकी इनकम कितनी है। तो उन्होंने जब इनकम आपकी निकाली और उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति को एडवांस टैक्स पे करना चाहिए, तो असेसिंग ऑफिसर ने आपके पास चिट्ठी भेजी कि प्लीज आप एडवांस टैक्स पे करो। तो आपको चिट्ठी फाड़नी नहीं है, एडवांस टैक्स पे करना है ऑन द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। बस ये बात यहां पर लिखी गई है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? फॉर दिस पर्पज, यानी जब आपके पास ऑर्डर आया, द टोटल इनकम ऑफ द latest previous year in respect of which the assessee has been assessed by way of regular assessment or the total income written by the assessee in any return of income for subsequent previous year, whichever is higher shall be taken as the basis for computation of advance tax payable। जो इनकम आपकी एओ ने निकाली अपनी चिट्ठी में, उसको आप कंपेयर करो किस इनकम से? उस इनकम से जो आपने अपनी रिटर्न में फाइल करी किसी भी प्रीवियस ईयर में। जो आपका प्रीवियस ईयर अभी गया है उसमें आपने अपनी रिटर्न फाइल करी होगी, तो उसमें जो आपने इनकम डिक्लेयर करी, इन दोनों में जो भी हायर होगी उसको हम मानेंगे एस्टिमेटेड इनकम, और उस पर आपको एस्टिमेटेड टैक्स निकालना है, एडवांस टैक्स निकालना है और सरकार को पे करना है। एडवांस टैक्स आपको एकदम पे नहीं करना, सरकार आपको 4 मौके देती है साल में। अगर आपने उन 4 मौकों का, उन 4 इंस्टॉलमेंट का पालन नहीं करा तो फिर सरकार ब्याज लगाती है। सिंपल। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? द अबव ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? जो आपका सेक्शन 210 सब सेक्शन 3 यानी असेसिंग ऑफिसर ने भेजा था। द अबव ऑर्डर कैन बी सर्व बाय द असेसिंग ऑफिसर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। करंट ईयर में असेसिंग ऑफिसर आपका कभी भी रेगुलर असेसमेंट कर सकते हैं, कभी भी ऑर्डर भेज सकते हैं, बट नॉट लेटर देन द लास्ट डेट ऑफ फरवरी। फरवरी की जो आखिरी तारीख होती है उसके बाद कोई भी ऑर्डर आपके पास नहीं आ सकता असेसिंग ऑफिसर की तरफ से। ठीक है जी। और कोई अगर आया है तो उसको चुप करके फाड़ देना और फेंक देना। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? इफ आफ्टर सेंडिंग द अबव नोटिस, जो ये नोटिस आया इसके इशू करने के बाद अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि यार मेरे से कोई गलती हो गई या फिर मैंने इनकम ज्यादा निकाल दी या कम निकाल दी, तो असेसिंग ऑफिसर अपने ऑर्डर को अमेंड भी कर सकते हैं। बट बिफोर 1st of March of the financial year, then the assessee furnish a return relating to any later previous year or an assessment is complete in respect of later return of income, then the assessing officer may amend the order for payment of advance tax on the basis of computation of the income so return or assessed। ये बट बिफोर 1st मार्च क्यों लिखा है? क्योंकि हमने तो ऊपर ही पढ़ा था कि 28 फरवरी के बाद जो भी ऑर्डर जारी होगा, मतलब 28 फरवरी या 29 फरवरी, 2 ही फरवरी आती है हमारे जीवन में, तो उसके बाद जो भी ऑर्डर आएगा आपके पास वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है जी। तो 28 फरवरी या 29 फरवरी से पहले पहले या इन तारीख के जो भी ऑर्डर है उनको असेसिंग ऑफिसर अमेंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? इफ द असेसी फील्स, अगर असेसी को ये लगे, क्या लगे? that his own estimate of advance tax payable would be less than the one sent by the assessing officer, then he can file estimate of his current income and advance tax payable thereon। अगर असेसी को ये लगे कि जो ये चिट्ठी आई है इसमें जो इनकम एओ ने निकाली है वो गलत है, मेरी इनकम इससे कम है, तो असेसी क्या करे? एक स्टेटमेंट बनाए कि मेरी इनकम ये रही, उस पे टैक्स ये रहा, ये लो असेसिंग ऑफिसर आप गलत हो, तो असेसी ऐसा कर सकता है। पॉइंट नंबर 8, वेयर द एडवांस टैक्स पेबल
on assessee's estimation is higher than the computed by the AO, then the advance tax shall be paid based upon the such higher amount. अब उल्टा काम हो गया, असेसिंग ऑफिसर ने जो चिट्ठी भेजी उसके हिसाब से टैक्स कम बन रहा था और आपके हिसाब से यानी असेसी के एस्टिमेशन के हिसाब से टैक्स ज्यादा बन रहा था। तो अब असेसी सोच रहा है कि मैं तो कम टैक्स पे कर देता हूं, इन्होंने तो बोला है नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, आपको हायर वाला अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात याद रखना। चलिए जी, पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, इन ऑल केसेस द टैक्स कैलकुलेटेड शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ टीडीएस। मतलब क्या हुआ है, जो आपने ये एस्टिमेटेड टैक्स निकाला है ना, इसमें से हम टीडीएस माइनस करेंगे जो भी आपका कट चुका। मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, वैसे मैंने दिखा दी थी, दोबारा दिखा देता हूं। देखो ये रहा, जो भी आपका टीडीएस कटा है, जो भी आपका टीसीएस कटा है, जो भी आपकी रिबेट है, सबको माइनस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपका एडवांस टैक्स कितना बनता है। अभी तो हमने क्या देखा कि आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालेंगे और उस पर एस्टिमेटेड टैक्स निकालेंगे, बट इसमें से हम कुछ चीज माइनस करेंगे, कुछ चीज ऐड करेंगे और कुछ चीज माइनस करेंगे। नेट अमाउंट को बोलेंगे एडवांस टैक्स, और ये एडवांस टैक्स भी आपको एकदम नहीं देना, इसके लिए भी आपको 4 मौके दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो सारी बातों को डिस्कस करेंगे, धैर्य बनाए रखें। तो हम पॉइंट नंबर 10 पर आ चुके हैं। द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय एन असेसी इन द फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेटेड बाय द असेसी हिमसेल्फ। इनकम असेसी हिमसेल्फ यानी खुद निकालेगा बेस्ड ऑन हिज एस्टिमेशन ऑफ करंट इनकम और उस पर टैक्स निकालेगा। या फिर क्या होगा, चिट्ठी आएगी असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कि आप अपना एडवांस टैक्स पे करो, और द असेसिंग ऑफिसर एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 3 अभी हमने पढ़ा था, इफ ऑर्डर केम, और अमेंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 4, या फिर इस ऑर्डर को अमेंड भी कर सकते हैं इफ असेसी फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम। अगर अपनी असेसी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देते हैं तो एओ क्या करेंगे, एओ ने जो ऑर्डर भेजा था उसको अमेंड कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलिए, तो ये सिलसिला हमारा होता है खत्म। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं प्रोसीजर टू पे एडवांस टैक्स ऑन रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर, सेक्शन 210 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 210 सबसेक्शन 4। हमने कुछ बातें तो देख ली कि आपके पास चिट्ठी आएगी असेसिंग ऑफिसर की तरफ से। अब ये देखते हैं चिट्ठी आने के बाद प्रोसीजर क्या होगा एडवांस टैक्स को पे करने का। आइए एक बार पढ़ते हैं। द असेसिंग ऑफिसर मे पास एन ऑर्डर एंड इशू अ डिमांड। जो डिमांड नोटिस जाता है वो हमारा सेक्शन 156 में जाता है, याद रखना। रिक्वायरिंग द असेसी टू पे एडवांस टैक्स। असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकते हैं, एक डिमांड नोटिस जारी कर सकते हैं सेक्शन 156 में कि असेसी प्लीज अपना एडवांस टैक्स पे करो। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर इशूइंग सच ऑर्डर। एओ को कुछ कंडीशन का पालन करना पड़ेगा अगर उसको ऑर्डर देना है एडवांस टैक्स के लिए। क्या, द असेसी हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट इन एनी प्रीवियस ईयर। किसी भी प्रीवियस ईयर में असेसी का रेगुलर असेसमेंट हुआ हो। दूसरी कंडीशन, द असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट सच पर्सन इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ सबूत होने चाहिए कि हाँ इसके ऊपर एडवांस टैक्स लग रहा है, आओ चेक करते हैं। तीसरी कंडीशन, सच ऑर्डर कैन बी पास एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट नॉट आफ्टर लास्ट डे ऑफ फरवरी। जो आप ऑर्डर इश्यू करोगे ना असेसिंग ऑफिसर
फरवरी तक कर देना, उसके बाद आपके ऑर्डर की कोई भी कीमत नहीं होगी। चौथी कंडीशन, वो ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, सच ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग। और उस ऑर्डर में क्या होगा, सच ऑर्डर ऑल्सो स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड द इंस्टॉलमेंट देयर ऑफ टू बी पेड बाय द असेसी। ऑर्डर में क्या लिखा होना चाहिए कि कितना पैसा मुझे देना है और कितनी किस्तों में मुझे देना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नोट देखते हैं, नोट सेम हेडिंग है, अभी हेडिंग सेम चल रही है। नोट देखते हैं, सच ऑर्डर कैन बी इशूड इवन इफ assessee has paid any installment of advance tax during the year which is in the opinion of the assessing officer not as per the provision of section 211। ये कह रहे हैं असेसी ने एडवांस टैक्स की पेमेंट कर दी, पहली किस्त की, दूसरी किस्त की भी कर दी, तीसरी किस्त की भी कर दी, मतलब असेसी एडवांस टैक्स के प्रोविजंस का पालन कर रहा है, फिर भी असेसिंग ऑफिसर अपना ऑर्डर जारी कर सकते हैं, उनको पूरी की पूरी छूट है। डिटर्मिनेशन ऑफ एडवांस टैक्स बाय द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर एडवांस टैक्स को कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। द अमाउंट डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। असेसिंग ऑफिसर दो टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, उनमें से जो भी हायर होगा वो एडवांस टैक्स माना जाएगा। टैक्स ऑन लेटेस्ट असेस्ड इनकम एज पर द रेगुलर असेसमेंट। जो भी आपने अपनी लास्ट रिटर्न फाइल करी थी, उस रिटर्न में जो भी इनकम डिक्लेयर करी थी उसको बेसिस बनाकर टैक्स निकालेंगे और इस टैक्स को कंपेयर करेंगे किसके साथ, टैक्स ऑन इनकम डिक्लेयर्ड बाय द असेसी in the return relating to the previous year subsequent to the previous year for which regular assessment has been made। और जो भी आपका रेगुलर असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कर रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठे बैठे इनकम निकाल रहे हैं, उसको बिहाफ पर, उसके बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों टैक्स में जो भी हायर होगा वो आपका क्या बनेगा, एडवांस टैक्स। और वो भी आपको एकदम पे नहीं करना, इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ठीक है जी, बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय असेसी ऑन रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर में आगे देखते हैं क्या कहते हैं। केस नंबर 1, एडवांस टैक्स टू बी पेड बाय द असेसी वेदर इंटीमेशन टू एओ इज रिक्वायर्ड। हम 3 केस देख रहे हैं, उन 3 केस में ये देखेंगे कि एडवांस टैक्स क्या पे करना है, कितना पे करना है। फिर हम देखेंगे कि असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेशन देना जरूरी है या नहीं। केस नंबर 1 क्या कहता है, वेयर इनकम एस्टिमेट बाय द असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट। जो असेसिंग ऑफिसर ने इनकम आपकी निकाली वो बिल्कुल सही है, तो आप क्या करो, उसी इनकम पर एडवांस टैक्स पे करो और कोई भी इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एओ सही है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। दूसरा केस, वेयर असेसी एस्टिमेट्स हिज करंट इनकम टू बी हायर देन द एस्टिमेट बाय द असेसिंग ऑफिसर। जो इनकम आपने निकाली वो ज्यादा है जो इनकम एओ ने निकाली उससे, तो आप क्या करो, ज्यादा वाली इनकम पर एडवांस टैक्स पे करो, मतलब जो भी आपने निकाली, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन एस्टिमेट। ये बातें रिपीट हो रही है, बस टेबल फॉर्म में हम देख रहे हैं। वेयर असेसी एस्टिमेट हिज करंट इनकम टू बी लोअर देन द एस्टिमेट बाय द असेसिंग ऑफिसर। अब क्या हुआ, असेसी ने जो अपनी एस्टिमेटेड इनकम निकाली वो कम निकल के आई, एओ ने जो इनकम निकाली, तो इस केस में आपको टैक्स कौन सी इनकम पे देना है, जो आपने खुद निकाली, बट इसके लिए आप क्या करो, असेसिंग ऑफिसर को चिट्ठी भेजो। मैंने बताया था अभी 2 मिनट पहले कि सर ये हमारी इनकम है, ये हमारा टैक्स है, प्लीज एक्सेप्ट। तो आपको यहां पर इंटीमेशन देनी पड़ेगी।
assessee shall submit his own estimate of current income to the assessing officer। और वो फॉर्म क्या होगा, जिस फॉर्म में आप इंटीमेशन भेजोगे, फॉर्म नंबर 28A। ये फॉर्म प्रैक्टिकल लाइफ में आपके बहुत काम आते हैं जब आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल बनते हो। ठीक है जी, तो ये सारी बातें पहले भी हो चुकी थी। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो ज्यादा पे टैक्स दो, आपकी इनकम कम निकल के आई तो कम पर टैक्स दो। बट यहां पर असेसिंग ऑफिसर को आपको चिट्ठी भेजनी पड़ेगी, कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर 28A। ठीक है जी, चलिए अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो एडवांस टैक्स आपका निकल के आया उसको एक साथ पे नहीं करना, उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट है, तो इसके बाद हम उन इंस्टॉलमेंट को देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच।